गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी के बारे में चर्चा की थी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कोई सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया, इस लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्यूट हमने डिज़ोल्व किया। इसमें कितनी अमाउंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व करें, इस सॉल्वेंट में कितनी अमाउंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व करें जिससे ये जो सॉल्यूशन बनेगा, जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है ना। सॉल्वेंट में कितनी अमाउंट में सॉल्यूट ऐड करें जिससे सॉल्यूशन कैसा बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। इस सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है उसी को अपन क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी कहेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी किसे कहेंगे? जो सॉल्यूट है उसका जो अमाउंट है जिससे कैसा सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाए, उसी को क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ठीक है। 3 टाइप के हमने सॉल्यूशन बताए थे। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, इसको कहेंगे SL सॉल्यूशन। मीन्स क्या होता है, सॉल्यूट जो है सॉलिड है और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट। लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार के सॉल्यूशनों में क्या करते हैं, सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा सॉल्यूशन हमने बताया था गैस लिक्विड सॉल्यूशन। गैस लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स GL सॉल्यूशन। GL सॉल्यूशन गैसेस जो हैं उनको लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्युबल करते हैं। ठीक है ना। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। थर्ड सॉल्यूशन था लिक्विड सॉल्यूशन LL टाइप सॉल्यूशन इसको कहेंगे। लिक्विड में लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमने नेक्स्ट फर्स्ट को स्टार्ट किया, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन इन विच सॉलिड इज सॉलिड फॉर्म एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड फॉर्म, कॉल्ड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट फैक्टर हमने बताया था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पर भी सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है। जैसे सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट भी अपने पास कैसा है, पोलर है। सॉल्वेंट भी अपने पास पोलर है, तो ये भी पोलर, दोनों की जो नेचर है सेम है, आपस में ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। जो सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा बिकॉज ऑफ लाइक डिज़ोल्व लाइक, ये वाली बात हमने बताई थी। नॉन पोलर सॉल्यूट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इनकी नेचर भी सेम है, ये भी डिज़ोल्व हो जाएंगे। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, हाई रहेगी। सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, यहाँ पर हाई रहेगी। इफ़ नॉन पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया तो इनकी नेचर डिफरेंट हो गई, तो सॉल्यूट जो है नॉन पोलर वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, लेस सॉल्युबिलिटी रहेगी। ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड, ये यहाँ तक हमने
आपको नोट करवा दिया था। जैसे एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, जैसे H2O सॉल्वेंट ले लिया, H2O सॉल्वेंट ले लिया और NaCl जो है सॉल्यूट ले लिया। अब NaCl जो होता है वो पोलर होता है, वाटर H2O ये पोलर सॉल्वेंट है और NaCl पोलर सॉल्यूट है। अब ये जब वाटर में NaCl को डिज़ोल्व करेंगे तो बिल्कुल सॉल्यूबल हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी हाई होती है क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, दोनों ही पोलर हैं। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक, उस बेस पर इसकी सॉल्युबिलिटी को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। नंबर सेकंड आप लोग डालें टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, 2 टाइप्स की रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है ना, सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है। अब इस लिक्विड सॉल्वेंट में हमने क्या किया, सॉलिड सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया। सॉलिड सॉल्यूट को क्या किया है, डिज़ोल्व किया है। डिज़ोल्व करने पर यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक तरह से रिएक्टेंट्स की भांति, ठीक है, व्यवहार करते हैं। दोनों जब इसको सॉलिड को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो इनके मध्य में रिएक्शन होंगी, अभिक्रियाएं होंगी, रिएक्शन होंगी। तो रिएक्शन होने पर क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का निर्माण होगा। अब जैसे ही सॉलिड को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो इस रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इस रिएक्शन में एनर्जी की नेसेसिटी होती है, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। पहले से ही यहाँ पर एनर्जी कम है, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में जो रिएक्शन हो रही थी उसकी रेट या वो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट्स जो होते हैं रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं इसको कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू ली चैटरलिए प्रिंसिपल, इफ इन एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज then rate of reaction increase and equilibrium moves forward direction, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन क्या है, ज़्यादा होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं। अच्छा, जब प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो इट मीन्स क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी भी हाई है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या है, इंक्रीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, इनको रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है। रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये लिक्विड सॉल्वेंट है अपने पास और ये सॉलिड सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्यूट है। सॉलिड को जब लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और प्रोडक्ट्स जो हैं कुछ मात्रा में रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये होती है बैकवर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, बैकवर्ड रिएक्शन।
यहाँ पर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना, पहले से ही यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी की यहाँ पर कोई नेसेसिटी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा कि यहाँ पर तो पहले ही एनर्जी है, पहले ही एनर्जी होने की वजह से अगर और अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और एनर्जी देंगे तो प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटरलिए प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम मूव्स इन बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम जो होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, ठीक है ना। आप हेडिंग डालें टेम्परेचर और उसके बाद नोट करेंगे। तो स्टूडेंट नोट करें, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज अकॉर्डिंग टू ली चैटरलिए प्रिंसिपल इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, ठीक है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या है, हाई हो जाएगी। एग्जाम्पल NH4Cl KI, इनको जब डिज़ोल्व किया जाता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं ये वाली। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमको क्या है, एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसको कहते हैं डेल्टा H होता है एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज में क्या होता है, हमको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना, एनर्जी देनी पड़ती है तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एंट्रोपी में चेंज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। डेल्टा H का मान 0 से मैक्स अधिक होता है, ठीक है ना, मोर देन 0, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पॉजिटिव होगा। इन एक्जोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो ली चैटरलिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, वहाँ पर पहले से ही टेम्परेचर है, पहले से ही वहाँ पर एनर्जी बहुत है और हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। खुद से ही सोचो, टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स जो भी बने हैं वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, ठीक है ना। जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का फैक्टर है, थर्ड नंबर का जो फैक्टर है उसकी बात करें, प्रेशर। सॉलिड की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वो प्रेशर से कैसे इफेक्ट होती है। प्रेशर, यू नो दैट सॉलिड एंड जो लिक्विड्स होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, प्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे ये मार्कर है, सॉलिड है, इसको मैं प्रेस करूं, ठीक है ना, अगर प्रेशर लगा, इस पर मैं प्रेशर लगा के इसको मैं प्रेस करूं तो ये नॉन कंप्रेसिबल है, ठीक है ना, इसको प्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड है ये, सॉलिड एज सॉल्यूट एंड ये क्या है, लिक्विड है एज सॉल्वेंट। अब मैं यहाँ क्या करूँ, यहाँ पे पिस्टन के द्वारा वाया पिस्टन प्रेशर इंक्रीज करूँ, बिकॉज यू नो सॉलिड एंड लिक्विड जो होते हैं नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, प्रेशर का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए सॉल्युबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, ना तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो प्रेशर जो है सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को कोई इफेक्ट नहीं करता है। लिखेंगे, नोट करेंगे, सॉलिड एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स both are non-compressible both are non-compressible components or constituents so there is no change in the solubility, then को कट करेंगे, so there is
नो चेंज द solubility of solid in liquid क्लियर गाइज। ये 3 जो फैक्टर्स हैं वो सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ये 3 फैक्टर्स थे। अब सेकंड नंबर का सॉल्यूशन नोट करेंगे, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। गैस लिक्विड सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में यहाँ से, ठीक है ना। इसमें क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, गैसों को लिक्विड में सॉल्यूबल करना है, ठीक है ना। तो GL सॉल्यूशन भी इसको कह सकते हैं, GL सॉल्यूशन। नाउ इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस एंड solvent is liquid is known GL solution, is known GL solution। क्लियर गाइज। अब GL सॉल्यूशन को कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट करते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करने पर क्या ऑब्टेन होता है, क्या प्राप्त होता है, सॉल्यूशन प्राप्त होता है। सॉल्यूट कौन सी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व कर देंगे तो सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड ही होगा, बिकॉज ऑफ लिक्विड का जो सॉल्यूशन का जो फेज़ है वो सॉल्वेंट के फेज़ पर डिपेंड करता है। ये वाला भी कैसा होगा, लिक्विड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ GL सॉल्यूशन। नेक्स्ट फैक्टर्स affecting solubility of GL solution, फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की नेचर कैसी है उस बेस पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, ठीक है ना बच्चों। देखते हैं इसको। चलिए स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। द गैस विच रिएक्ट विद द सॉल्वेंट टू फॉर्म कंपाउंड और आयनाइज इन ए सॉल्वेंट आर मोर सॉल्युबल। कोई भी गैस है उसको सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर वो गैस जो है सॉल्वेंट से रिएक्ट करती है, रिएक्शन करती है, तो क्या है, वो गैस जो है सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगी। रिएक्ट हो रही है, उससे रिएक्शन कर रही है, इसका मीन्स क्या है, वो जो गैस है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गई। फॉर एग्जांपल NH3 गैस को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो अमोनिया, इसको कहते हैं अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन करती है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है। इट मीन्स क्या है, ये यहाँ पर सॉल्युबिलिटी हाई है। SO2 गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वाटर के साथ रिएक्ट करती है। SO2 प्लस H2O इक्वल्स टू H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। तो इस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी क्या है, हाई होती है। अब बहुत सारी ऐसे भी गैसें हैं जो सॉल्वेंट के साथ ऐसी कंडीशन आ जाएं जो गैस जो है सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या है,
लेस रहेगी, सॉल्युबिलिटी क्या है, लो रहेगी। गैसेज विच डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट आर लेस सॉल्युबल, ठीक है ना, वो कम सॉल्युबल होती हैं सॉल्वेंट में, ठीक है, नोट करें गाइज। चलिए गाइज नेक्स्ट फैक्टर है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मीन्स क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन ml विच डिजोल्व इन 1 ml ऑफ वाटर। 1 ml वाटर है, उसमें गैस का कितना वॉल्यूम डिजोल्व हुआ है, ठीक है ना, जितना वॉल्यूम डिजोल्व हुआ है उसे ही एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं जो अमाउंट है, ठीक है ना, जो वॉल्यूम है जो 1 ml वाटर में डिजोल्व हुआ है उसी को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आर वेरियस गैस इज इन 1 ml वाटर इज गिवन बिलो, ठीक है ना। डिफरेंट जो गैसें होती हैं सभी गैसों का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे वाटर के रेस्पेक्ट में बात करें, सबसे ज़्यादा NH3 का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। वाटर में 1 ml वाटर में 1 ml वाटर में जो NH3 का जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा होता है, इन गैसों में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम किसका होता है, नाइट्रोजन का, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। वाटर की अगर बात करें, अमोनिया को वाटर में डिज़ोल्व करें तो इसका वॉल्यूम जो है सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगा, सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज़्यादा है, ठीक है ना। जिसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा उसकी वाटर में और लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। N2O2 एंड CO2 N2O2 एंड CO2 आर मोर सॉल्युबल इन एथाइल एल्कोहल देन वाटर। वाटर में N2O2 और CO2 का जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है वो कम होता है, बट इथाइल अल्कोहल में इनका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है, मैक्सिमम होता है, इसलिए वहाँ सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है। O2 इज रीडली सॉल्युबल इन ब्लड। ऑक्सीजन जो है ब्लड में रीडली सॉल्युबल होती है, मतलब बहुत कम सॉल्युबल होती है। तो ये वाला एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, ये भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, इसको नोट करें। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, थर्ड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफ़ गैस जो है पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो ये आपस में डिज़ोल्व हो जाएंगे, सॉल्युबिलिटी वहाँ पे हाई रहेगी। पोलर गैस आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर गैस आर लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। पोलर गैस सॉल्यूट है और नॉन पोलर क्या है, सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस होगी, बिकॉज सेम फेज नहीं है इनकी, ठीक है ना। और पोलर गैस है और पोलर ही सॉल्वेंट है, यहाँ पर क्या सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी, बिकॉज लाइक डिजोल्व लाइक। एग्जाम्पल की बात करें, NH3 अमोनिया एंड HCl गैसेज आर HCl गैसेज आर पोलर गैसेज, देयर आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। वाटर में ये मैक्सिमम या फिर हाई सॉल्युबल होंगी, बिकॉज वाटर कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। बट अमोनिया एंड HCl गैसेज आर लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है, यहाँ पर क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, लेस रहेगी। तो ये फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का नेचर अगर सेम है, तो सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी। अगर दोनों का नेचर डिफरेंट है तो सॉल्युबिलिटी क्या है, लेस रहेगी, कम हो जाएगी सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। अगर लिक्विड में गैस को डिज़ोल्व करेंगे, आप खुद से सोचिए, ये कोई लिक्विड है, चलो यहाँ पर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ये कोई लिक्विड है और लिक्विड में हम गैस को डिज़ोल्व कर रहे हैं, किसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, गैस को डिज़ोल्व कर रहे हैं। इफ़ इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं
ये इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये एक दूसरे से दूर हटेंगे, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इनके मध्य में जो इनके मॉलिक्यूल के मध्य में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसमें कमी होगी, डिक्रीज होगा वो, तो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर जाएंगे, खुद ये इस पात्र से इस कंटेनर से बाहर निकलना चाहेंगे, ठीक है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इन लिक्विड इज इंक्रीज, ठीक है ना। ऑन एंड हेंस ऑन हीटिंग एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज, मतलब एक दूर दूर जाने की, एस्केपिंग मीन्स मतलब गैप, मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है, मॉलिक्यूल क्या है दूर दूर जाते हैं तो सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो व्हेन ए गैस इज डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर। सेकंड बात यह है जब लिक्विड में गैस को डिजोल्व किया जाता है, आपस में गैस और लिक्विड की रिएक्शन कराई जाती है तो वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर टेम्परेचर है, गैसियस मॉलिक्यूल पहले ही दूर दूर हैं, लेकिन हमने टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया तो गैसियस मॉलिक्यूल क्या और दूर दूर हो जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। When a gas is dissolved in a solvent, generally endothermic reaction occurs. So, according to Le Chatelier principle, at constant pressure, the solubility of gases decrease with increasing temperature. Since the transformation kinetic energy of gaseous molecule in liquid is increased, kinetic energy increase हो जाएगी, दूर दूर जाने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी on increased temperature and hence on heating escaping tendency of gaseous molecule in increase, then solubility of gas in liquid, then solubility of gas in liquid is decrease, then solubility of gas in liquid डिक्रीज। क्लियर गाइज, नोट करें। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, इसको नोट करें। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल क्या होगा, इंक्रीज होगी। देन एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी। देन सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। मॉलिक्यूल जो है दूर दूर चले जाएंगे, कंटेनर से बाहर निकल कर चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो गैसों की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, ठीक है ना। इसको करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। एक्सेप्शन क्या है, यदि हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस इसको लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑब्जर्व्ड होती है, ठीक है ना।